नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कानून मंत्री किरेन रिजिजू के संसद में ये टिप्पणी करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए बल्कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ अंतरात्मा की पुकार और नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देने के लिए हैं। CJI की ये टिप्पणी कानून मंत्री के बयान के प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें व्यक्ति को बिजली की चोरी के लिए कुल 18 साल की लगातार सजा काटने का आदेश दिया गया था। आरोपी को 9 मामलों में से प्रत्येक में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अधिकारियों ने माना कि सजाएं समवर्ती के बजाय लगातार चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 18 साल की सजा होती है। बता दें, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शीतकालीन सत्र में बोलते हुए अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत अर्जी और छोटे मामलों पर सुनवाई करने से बचना चाहिए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू की अदालतों में होने वाली लंबी छुट्टियों पर तंज के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार सुबह जानकारी दी कि कल से शुरू होने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई वेकेशन बेंच नहीं होगी। अब कोर्ट 2 जनवरी 2023 को फिर से खुलेगा। बता दें, इससे पहले कानून मंत्री ने अदालतों में होने वाली लंबी छुट्टियों पर तीखा तंज कसा था। उनका कहना था कि इतने मामलों के लंबित होने के बावजूद जज लंबी छुट्टी पर जाते हैं। बता दें, गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जजों की छुट्टियों का मुद्दा उठाया और कहा कि क्या इन छुट्टियों को कम करने को लेकर कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट में बहुत मामले लंबित हैं। इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट को काफ़ी सारी छुट्टियां मिल रही हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अवकाश होने पर भी न्यायालय का कार्य प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भुट्टो की टिप्पणी को असभ्य और पाकिस्तान के लिए घिरने का एक नया निम्न स्तर बताया। एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री 1971 भूल गए हैं, जो बंगाली और हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश का सीधा नतीजा था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के मामले में अब भी पाकिस्तान का वही व्यवहार है। उसके कारनामे ऐसे नहीं है कि वो भारत जैसे लोकतंत्र की जननी पर उंगली उठा सके। आतंकवादियों को पनाह देने, फंड करने, स्पॉन्सर करने में पाकिस्तान की साफ भूमिका सबकी नज़र में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की PM नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कल शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री के पुतले जलाएंगे। बता दें, बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि वो भारत को बताना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। बिलावल भुट्टो गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों का जिक्र कर रहे थे। बिलावल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने वहां तब तक नहीं आने दिया था जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस बयान के विरोध में बीजेपी आज भी नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से कुछ दूरी पर जोरदार प्रदर्शन कर रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान के एक पत्रकार के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि दक्षिण एशिया से आतंकवाद कब खत्म होगा। इस पर S जयशंकर ने कहा, आप जानते हैं कि आप ये सवाल गलत मंत्री से पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। जयशंकर ने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से अधिक वक्त से कोरोना महामारी के कहर के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये नहीं भूल पाया है कि आतंकवाद के खतरे की उत्पत्ति कहां से हुई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि दुनिया उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके और कांग्रेस के खिलाफ मीडिया में अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS उनको और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं और इस काम में मीडिया भी शामिल है। उन्होंने कहा, यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी बिखर गई, बिल्कुल गलत है।
पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से कई राज्यों का पैदल दौरा कर राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी जीवित है, कांग्रेस विचारधारा के दम पर लड़ती है और आने वाले वक्त में बीजेपी को हराकर दिखाएगी। तवांग में हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के छोर पर अपनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। भारत की सरकार सोई हुई है और वो कुछ सुनना नहीं चाहती है। राहुल ने कहा कि चीन की तैयारी घुसपैठ की नहीं बल्कि युद्ध करने की है और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है। राहुल ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भी तंज कसा और कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही कह दिया था कि चीन पर सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। हालांकि जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो राहुल ने कहा कि अब जाकर चीन पर सवाल पूछा गया है। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के 100 दिन होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया कि वो जीतेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव का चेहरा कौन होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे सवाल करिए कि इलेक्शन हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे। इसके अलावा सीएम गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच गुटबाजी के सवाल को लेकर राहुल गांधी ने कहा, हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रतिभा वीरभद्र सिंह और सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। बता दें, इन दिनों ये यात्रा राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.908 अरब डॉलर बढ़कर 564.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। बता दें, इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 11 अरब डॉलर की वृद्धि देखी गई थी और ये बढ़कर 561.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। बता दें, लगातार 5वां हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता रहा। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे उच्चतम स्तर यानी कि 654 अरब डॉलर पर था, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आने लगी थी। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि मत पियो, मरोगे, इसका तो हम और ज्यादा प्रचार करते हैं। दारू पीकर मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। नीतीश ने कहा कि अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा तो मरेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हम बापू की राह पर चलते हैं। हमने बिहार में शराबबंदी इसीलिए की, आज हमको उल्टा बोला जा रहा है। पहले हमारे पक्ष में ये लोग यानी कि बीजेपी वाले बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके प्रदेश में भी शराबबंदी लागू है। बिहार अकेला राज्य है जो मजबूती से शराबबंदी को लागू किया है। उन्होंने कहा, इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सवाल उठाया है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के मंच पर उन्होंने कहा, 1952 में सिनेमेटोग्राफर एक्ट ने सेंसरशिप को निर्धारित किया था और आज भी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। लेकिन बावजूद इसके मंच पर बैठे साथी इस बात से सहमत होंगे कि आज भी नागरिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान ने भी अपनी बात रखी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नेगेटिव बातों का जिक्र किया। शाहरुख ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि नकारात्मकता सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ाती है और इस तरह इसके व्यावसायिक मूल्य को भी बढ़ाती है। इस तरह की चीज़ें सामूहिक नैरेटिव करती हैं जिससे ये विभाजनकारी और विनाशकारी हो जाता है। शाहरुख ने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, हम जैसे लोग सकारात्मक रहेंगे।
मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाजपा ने शाहरुख खान की फिल्म पठान पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने ट्वीट कर कहा है, कई हिंदू संगठन और साधु संत इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए फिल्म के निर्माता और निर्देशक साधु संतों से मिलकर सफाई दें। बीजेपी विधायक ने कहा कि पर यह निश्चित है, महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो या सीरियल हो, वो चल नहीं पाएगी। जेएनयूधारी क्या जनेऊधारी विचारधारा को जानबूझकर आहत करने का क्या ये दुस्साहस है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म को लेकर चेतावनी दी है और दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली के नए मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चुनाव के दौरान एमसीडी के 250 पार्षदों के साथ ही दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डाल सकेंगे, जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी और 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी की विदाई हो गई थी। दिल्ली में हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक 76 मिसाइलें दागी हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ। इसके अलावा अभी तक इन हमलों में 3 आम नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हमलों के बाद मरम्मत का काम जारी है। आपातकालीन सेवाएं काम कर रही हैं, लेकिन हालात मुश्किल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को कई दिग्गज संस्थानों के पत्रकारों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इन पत्रकारों में न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, द इंडिपेंडेंट और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन पत्रकारों को ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंडेड का नोटिस दिख रहा है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन संस्थानों के पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को क्यों सस्पेंड किया गया। इस बारे में पूछे जाने पर कि एलन मस्क ने कहा है कि दिन भर उनकी आलोचना करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाना और उनके परिवार को खतरे में डालना ठीक नहीं। एलन मस्क ने कहा है कि पत्रकारों पर भी वही नियम लागू होते हैं जो बाकी अन्य लोगों पर लागू होते हैं। गुरुवार को जब एलन जेट के अकाउंट को सस्पेंड किया गया तो मस्क ने कहा था कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म के यूजर्स को उनके प्राइवेट जेट को ट्रैक करने के बारे में अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, लेकिन जब इस अकाउंट को चलाने वाले जैक स्विनी ने मस्क और उनके साथियों का पीछा करना शुरू किया तो इसके बाद ट्विटर ने अपने प्राइवेसी रूल्स में बदलाव किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच का आज तीसरा दिन खत्म हो गया। तीसरे दिन के खत्म होने पर बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 404 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 150 रन ही बना पाए, जिसके बाद भारत ने दूसरी पारी खेलते हुए 258 रन बनाकर पारी को घोषित कर दिया और बांग्लादेश के सामने 513 रनों का लक्ष्य रखा। फिलहाल इसके जवाब में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। भारत के पास 471 रनों की बढ़त है और उसे जीत के लिए 10 विकेट गिराने हैं। मैच में 2 दिन का खेल बचा हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।